तो अभी पढ़ना है प्रतिरक्षा के बारे में। प्रतिरक्षा जिसको कि अंग्रेजी में बोलते हैं इम्यूनिटी। देखो प्रतिरक्षा क्या होता है, तो अभी तक जो है मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं, रोग किसे कहते हैं, रोग के प्रकार कौन कौन होते हैं, ये पढ़े थे। फिर पढ़े थे कि रोग के जो प्रकार होते हैं दो तरह के होते हैं, संक्रामक रोग होता है और एक कौन होता है, असंक्रामक रोग होता है। संक्रामक रोग जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो मतलब होता है जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है और एक बिना कांटेक्ट में फैलता है। और जो असंक्रामक रोग है वो 6 प्रकार का होता है, मानसिक रोग, नशा वगैरह हम देख चुके थे। उसको देखे थे कि कौन रोग किस रोगाणु से होता है। फिर पिछले क्लास में जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो बीमारियां होती हैं जैसे कि मलेरिया, टाइफाइड, ठीक है, उसके अलावा जो है जितना बीमारी होता है लगभग वो हम लोग देख चुके थे। मलेरिया देखे थे, टाइफाइड देखे थे, निमोनिया देखे थे, दांत देखे थे, उसके बाद जो है हेपेटाइटिस देखे थे, स्कैरियासिस देखे थे, तो सब बीमारी हम लोग देखे थे। आज पढ़ना है प्रतिरक्षा के बारे में, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होता है, ठीक है। देखो हमारे चारों तरफ हमेशा बहुत सारे ऐसे रोगाणु हैं जो हमेशा हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, हमेशा हर एक समय हो रहा है। हम यहाँ खड़े हैं क्योंकि हमारे ऊपर क्या है कि बहुत सारे जो रोगाणु हैं, बहुत सारे जो सूक्ष्म जीव हैं। देखो रोगाणु किसे कहते हैं, रोगाणु को अंग्रेजी में कहते हैं पैथोजन, ठीक है। रोगाणु को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, पैथोजन कहा जाता है। पैथो मतलब बीमारी, जन मतलब उत्पन्न करने वाला, तो बीमारी उत्पन्न करने वाले जो रोगाणु हैं ये लगातार एग्जाम में बोला नहीं आया हुआ था, और ये नहीं आया था कि रोगाणु किसे कहते हैं, आया था पैथोजन किसे कहते हैं, ठीक है। इसलिए अंग्रेजी नाम को भी लेकर चलना है। तो हर एक सूक्ष्म जीव हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है, लेकिन जो सूक्ष्म जीव नुकसानदायक हैं, जो सूक्ष्म जीव रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है रोगाणु या कहा जाता है पैथोजन। अब हमारे ऊपर हमेशा क्या है कि बहुत सारे जो रोगाणु हैं वो हमला कर रहे हैं, लेकिन हमारा शरीर लगातार उनसे लड़ते रहता है। सुनो ध्यान से, हमारे ऊपर हमेशा क्या हो रहा है, बहुत सारे रोगाणु हैं वो हमला कर रहे हैं, लेकिन शरीर हमेशा उनसे लड़ते रहता है। तो ये जो क्षमता है शरीर की जिससे हमेशा रोगाणुओं से लड़ रहा है, उसी क्षमता को क्या कहा जाता है, प्रतिरक्षा कहा जाता है, मतलब कि इम्यूनिटी कहा जाता है। सुनोगे बोलता है कि इसका इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, या इम्यूनिटी तो सामान्य बहुत से भाषा में भी आ जाता है। इससे मतलब क्या होता है कि बीमारी से लड़ने की क्षमता, जो शरीर की क्षमता है जिससे बीमारी से लड़ पाता है, उस क्षमता को जो है कहा जाता है प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी। तो कह सकते हैं इसको कि शरीर की वह क्षमता जिसके कारण शरीर अनेक रोगाणुओं से लड़ पाता है, उस क्षमता को क्या कहा जाता है, इम्यूनिटी कहा जाता है या प्रतिरक्षा कहा जाता है। अब आखिर कौन कौन सी क्षमताएं शरीर में हैं, आखिर कौन कौन सी चीज़ें शरीर में हैं जो शरीर को बीमारी से लड़ने के काबिल बनाती हैं, तो हम लोग भी आगे पढ़ेंगे। अभी समझो कि इम्यूनिटी क्या है, तो शरीर की वह क्षमता जिसके कारण शरीर अनेक रोगाणुओं से लड़ पाता है, उस क्षमता को इम्यूनिटी कहते हैं, प्रतिरक्षा कहते हैं। अब जो ये प्रतिरक्षा होता है ये 2 प्रकार का होता है। जो प्रतिरक्षा हमारे शरीर में है, जो इम्यूनिटी है, ये 2 प्रकार का है। इम्यूनिटी क्या है, शरीर की वह क्षमता जिसके कारण शरीर रोगाणुओं से लड़ पाता है, उस क्षमता को प्रतिरक्षा कहते हैं। कितने प्रकार का होता है प्रतिरक्षा, 2 प्रकार का। कुछ प्रतिरक्षा शरीर में ऐसे हैं, कुछ इम्यूनिटी शरीर में ऐसा है जो जन्म के साथ ही आता है, जन्म से ही आता है, उसको कहा जाता है सहज प्रतिरक्षा, उसको कहा जाता है सहज प्रतिरक्षा। मतलब कि प्रतिरक्षा 2 तरह का होता है, एक होता है सहज प्रतिरक्षा या अंग्रेजी में कहते हैं इनेट इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, और दूसरा होता है उपार्जित प्रतिरक्षा, दूसरा होता है उपार्जित प्रतिरक्षा, ये अंग्रेजी में बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी हुआ 2 टाइप का, एक हुआ इनेट इम्यूनिटी, एक हुआ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। प्रतिरक्षा क्या है, फिर से बोल रहे हैं कि वह शरीर की वह क्षमता जिसके कारण शरीर अनेक रोगाणुओं से लड़ पाता है, उस क्षमता को कहते हैं प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी। इसको क्या लिखते हैं, इसे इम्यूनिटी लिखते हैं। ये शरीर की क्षमता है जिस कारण से शरीर रोगाणु से लड़ पाता है। अब जिसकी ये क्षमता जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक लड़ पाएगा। अब ये होता है 2 तरह का, एक होता है इनेट इम्यूनिटी और एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मतलब एक होता है सहज प्रतिरक्षा, एक होता है उपार्जित। सहज प्रतिरक्षा कौन है, तो जो प्रतिरक्षा जन्म के साथ होता है,
मतलब जन्म से ही होता है, जन्म से ही शरीर में जो क्षमता है रोगाणुओं से लड़ने का उसको कहते हैं सहज प्रतिरक्षा। और जन्म के बाद जो प्रतिरक्षा प्राप्त किया जाता है अलग अलग रोगाणुओं के प्रति उसको कहा जाता है उपार्जित प्रतिरक्षा। जन्म के साथ ही शरीर में जो क्षमता है रोगाणुओं से लड़ने की उसको क्या कहते हैं, सहज प्रतिरक्षा या इन्नेट इम्यूनिटी। और जन्म के बाद जो प्रतिरक्षा प्राप्त किया जाता है शरीर के द्वारा उसको कहा जाता है उपार्जित प्रतिरक्षा। देखो नाम से ही है उपार्जित, है ना, मतलब अर्जित किया हुआ, या एक्वायर्ड, तो क्या होता है, प्राप्त किया हुआ। तो जो प्राप्त किया हुआ इम्यूनिटी है जो जन्म से नहीं मिला है, इंसान अपने जीवन काल के दौरान प्राप्त करता है, उसको कहते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा। अब जो ये सहज प्रतिरक्षा है इसमें कुछ अंतर और भी है। जैसे कि सहज प्रतिरक्षा के लिए हम बोले कि जन्म के साथ होता है और ये जन्म के बाद प्राप्त किया जाता है। उसके बाद ये विशिष्ट नहीं होता है, ये विशिष्ट नहीं होता है, मतलब ये स्पेसिफिक नहीं होता है। विशिष्ट मतलब स्पेसिफिक, जबकि ये जो है स्पेसिफिक होता है। मतलब क्या है, ये विशिष्ट होता है। विशिष्ट मतलब कि देखो जो सहज प्रतिरक्षा है वो किसी एक बीमारी के लिए नहीं है, ये सभी बीमारी से बचाएगा। और जो उपाय प्रतिरक्षा है ये किसी एक बीमारी के लिए होता है, हर एक बीमारी के लिए अलग अलग इम्यूनिटी प्राप्त करना पड़ता है। अब याद समझ में आएगा, आगे पढ़ेंगे तो और अच्छी बात समझ में आएगा। अभी तो समझ लो कि जो सहज प्रतिरक्षा है ये विशिष्ट नहीं होता है, मतलब ये हर एक के लिए सेम है, और जो स्पेसिफिक है ये अलग अलग होता है। बस ये दो बात याद रखना है। पहला बात कि इन्नेट इम्यूनिटी वो है जो जन्म के साथ होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो है जो जन्म के बाद प्राप्त किया जाता है। ये विशिष्ट नहीं होता है और ये विशिष्ट होता है। अब देखो पहले हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, फिर पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी तक क्या कहते हैं, इम्यूनिटी किसे कहते हैं, तो शरीर की वह क्षमता जिस क्षमता के कारण शरीर रोगाणुओं से लड़ पाता है उस क्षमता को कहते हैं प्रतिरक्षा। जो प्रतिरक्षा जन्म से ही शरीर में रहता है उसको कहते हैं सहज प्रतिरक्षा, और जो प्रतिरक्षा जन्म के बाद प्राप्त किया जाता है उसको बोलते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा। जन्म के साथ ही जो प्रतिरक्षा आता है उसको इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं, सहज प्रतिरक्षा, और ये विशिष्ट नहीं होता है। मतलब कि मान लो शरीर में कोई प्रतिरक्षा है सहज प्रतिरक्षा, तो ये सब बीमारी के लिए है ना, कोई भी रोगाणु आएगा उसको ही रोकेगा, लेकिन ये सबके लिए नहीं होता, ये विशिष्ट होता है, किसी खास के लिए होता है। ज़्यादा समझ में आएगा, आगे और विस्तार से पढ़ेंगे। अब हम लोग बेसिकली पढ़ना है सहज प्रतिरक्षा के बारे में, इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में विस्तार से पढ़ना है। तो इसके बाद पढ़ लो, ठीक है। तो ये था इसका प्रकार, एक था सहज प्रतिरक्षा और एक था उपार्जित प्रतिरक्षा। अब हम लोग को जो है जो सहज प्रतिरक्षा होता है उसी के बारे में थोड़ा सा जो है विस्तार से देखना है, ठीक है। पहले पढ़ा जाएगा इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में और तब पढ़ना है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में, मतलब कि उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में। तो देखो सबसे पहले देखते हैं सहज प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा या जिसको बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। तो ये क्या होता है बता दिए हम कि वैसा प्रतिरक्षा जो जन्म के साथ ही होता है, जन्म के पहले से ही शरीर में विद्यमान रहता है, उस तरह के जो प्रतिरक्षा है उसको कहते हैं सहज प्रतिरक्षा, इन्नेट इम्यूनिटी। मतलब शरीर की वह क्षमता जो जन्म के पहले ही रहती है, मनुष्य लड़ने की क्षमता, उसको कहा जाता है सहज प्रतिरक्षा। अब जो सहज प्रतिरक्षा है इसमें क्या आता है, इसमें 4 प्रकार के अवरोध आते हैं। शरीर में ऐसे 4 प्रकार के अवरोध उपस्थित हैं। अवरोध समझते हैं, बैरियर है जो किसी को रोकता हो। तो ऐसे 4 तरह के अवरोध उपस्थित है शरीर में जो कि बाहरी रोगाणु को शरीर में प्रवेश करने से रोकता है, और अगर प्रवेश कर भी गया तो उसको बढ़ने से रोकता है, ठीक है, जो कि जन्म से पहले से ही रहता है, जन्म के साथ से ही शरीर में रहता है। तो 4 रोध कौन कौन से हैं, मतलब इसमें क्या आता है, तो इसमें 4 रोध मतलब कि बैरियर शामिल हैं। इसमें 4 रोध शामिल हैं, 4 बैरियर इसमें शामिल हैं। कौन कौन 4 बैरियर हैं, तो पहला है शारीरिक रोध। पहला है शारीरिक रोध या जिसको बोल सकते फिजिकल बैरियर। शारीरिक रोध में देखो 2 चीज आता है, एक आता है त्वचा और एक आता है म्यूकस।
त्वचा, त्वचा क्या है? हमारे स्किन। ये स्किन जो है ये बहुत सारे रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकता है। कोई भी रोगाणु आएगा शरीर में प्रवेश करने से रोकने के लिए, शरीर मतलब क्या, कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करने को रोकने के लिए जो सबसे ऊपरी रोध उपस्थित है वो कौन है? त्वचा है। त्वचा बहुत सारे रोगाणुओं को मारेगा, बहुत सारे रोगाणुओं को जो है शरीर में प्रवेश करने से रोकेगा। तो ये बोलते हैं इसको शारीरिक रोध। या फिर म्यूकस। म्यूकस क्या है? तो हमारे जो भी अंदर के अंग हैं, जैसे कि अमाशय है या फिर जो भी अंदरूनी अंग हैं, उनके ऊपर म्यूकस का एक परत पाया जाता है। जैसे त्वचा है शरीर के बाहर, वैसे ही अंदर में म्यूकस का परत होता है। और जो म्यूकस का परत है ये भी बहुत सारे रोगाणुओं को अंग में प्रवेश करने से रोकता है, शरीर के अंदर कोशिकाओं में प्रवेश करने से रोकता है। तो ये दोनों आते हैं शारीरिक रोग में। अब देखो इन दोनों में से चाहे वो त्वचा हो या म्यूकस हो, तो ये क्या स्पेसिफिक है, विशिष्ट है? जरूरी है कि किसी एक को ही रोकेगा? सबको रोकेगा। जो भी रोगाणु आएगा उसको जो स्किन है वो रोकेगा, ठीक है। तो जो क्या बोलते हैं स्किन, जो स्किन है वो रोकेगा। जो भी रोगाणु अगर शरीर में प्रवेश भी कर गया तो म्यूकस उसको, चाहे वो अमाशय हो या छोटी आंत हो, जो भी ऐसा अंग है उनमें प्रवेश करने से रोकेगा म्यूकस की परत। तो ये दोनों आते हैं शारीरिक रोग में। उसके बाद दूसरा होता है शरीर क्रियात्मक रोग। शरीर क्रियात्मक रोग, या फिर इसमें आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर इसमें कौन आता है? तो इसमें आता है आंसू, टीयर, आंसू। और क्या आता है? तो सलाइवा, लार, सलाइवा। और क्या आता है? तो HCl। ये सब आता है शरीर क्रियात्मक रोग में। देखो आंसू जो है और जो लार है, इन दोनों में एक एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम। और ये जो लाइसोजाइम एंजाइम है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि हाइड्रोलिटिक होता है, चीज़ों को गलाने वाला होता है। मान लो अगर आँख में कोई रोगाणु प्रवेश कर जाए तो जो आँख में जब रोगाणु प्रवेश करेगा तो आंसू निकलता है, आँख में पानी निकलता है, और पानी क्या है? आंसू है। और उस आंसू में होता है लाइसोजाइम, और जो लाइसोजाइम है वो उस रोगाणु को मार देता है। तो लाइसोजाइम जो है ये आंसू में पाया जाता है और रोगाणुओं को मारने का काम करता है। वैसे ही जो लार है इसमें भी पाया जाता है लाइसोजाइम, और अगर रोगाणु मुख में प्रवेश कर गया तो उसको भी ये मारने का काम करता है। तो ये दोनों में आते हैं शरीर क्रियात्मक रोग में। इस तरह से HCl जो हमारा अमाशय है, स्टोमक, अमाशय, अमाशय में क्या पाया जाता है? HCl पाया जाता है। अमाशय में क्या पाया जाता है? HCl। और जो ये HCl है ये पता होगा कि एक प्रबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिसका जो pH मान है, पढ़े होगे 10th क्लास में, याद होगा pH कितना होता है इसका? 1.0। याद है pH? एक pH स्केल होता है, pH स्केल, जिसका खोज किसने किया था? सोरेंस ने किया था, 1901 में किया था। जिसमें 1 से लेकर 14 तक नंबर आता है, बीच में 7.0 होता है। अगर किसी के pH मान 7 से कम आता है तो अम्लीय होता है, 7 से अधिक आता है तो क्षारीय होता है। HCl जो है इसका pH मान 1 होता है, मतलब बहुत ही प्रबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। जैसे कि HCl हो गया, H2SO4 हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, HNO3, ये सब प्रबल अम्ल है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, इनका pH मान बहुत कम होता है, 1.0। तो ऐसे ही क्या होगा कि अगर मान लो भोजन के द्वारा कोई रोगाणु शरीर में प्रवेश कर भी गया तो HCl जो है उसको, जो अमाशय में जो HCl है वो उसको नष्ट कर देगा, गला देगा। ऐसी बात बताओ, जब HCl इतना प्रबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वो अमाशय के अंदर के सभी चीज़ों को गला सकता है, फिर जो अमाशय की दीवार है, अमाशय की जो दीवार है उसको ये नष्ट क्यों नहीं कर पाता है? खाना के साथ अगर छोटा छोटा कंकड़ भी प्रवेश कर गया, थोड़ा सा कंकड़ या कोई जीवाणु रोगाणु, तो उसको ये नष्ट कर देता है। तो फिर जो अमाशय की दीवार है वो भी तो क्या है? वो भी मांसपेशियां, ठीक है, पेशी है, पेशीय ऊतक है, तो उसको ये नष्ट क्यों नहीं कर पाता है? सोचे, हम बोल रहे हैं कि छोटा छोटा कंकड़ भी प्रवेश कर जाए अमाशय में तो उसको ये गला देगा, इतना प्रबल अम्ल है। तो फिर जो अमाशय की दीवार है उसको ये क्यों नहीं गला पाता है? क्योंकि अमाशय के दीवार के ऊपर म्यूकस की परत होती है जो कि HCl को रोक के रखता है, HCl को अमाशय की दीवार को गलाने देता है। और केवल अमाशय की दीवार के नहीं, पूरा जो पाचन तंत्र है, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, सबके ऊपर म्यूकस की परत होता है जो कि HCl से उसकी रक्षा करता है। तो ये तीनों आता है शरीर क्रियात्मक रोग में। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं सहज प्रतिरक्षा। शब्द से क्या होता है? वह प्रतिरक्षा जो
जन्म के साथ ही होता है उसको बोलते हैं सहज प्रतिरक्षा या बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। इसमें आता क्या है, इसमें 4 तरह के रोध, रोध मतलब कि बैरियर, रुकावटें आती हैं। जैसे कि त्वचा पर रुकावट आ गया है ना, म्यूकस से रुकावट आ गया, तो इन दोनों को कहते हैं शारीरिक रोध। शरीर क्रियात्मक रोध में तुमको आंसू आ गया, आंसू जो है वो किसी भी रोगाणु को आंख के अंदर नहीं जाने देगा, अभी आंख के बाहर अभी कॉर्निया तक है तभी उसको नष्ट कर देगा। लार भी जो है ये भी हो गया, लार भी जो है ये भी मुख में है, तो कोई भी अगर रोगाणु मुख में आएगा तो उसको ये नष्ट कर देगा। अगर वहां से मान लो अंदर चला भी गया अमाशय में, तो जो HCl है वो उसको नष्ट कर देगा। तो ये सब आगे शरीर क्रियात्मक रोध में, इसमें से एग्जाम्पल में आता है, आया हुआ भी है कि आंसू कौन सा रोध है, तो शरीर क्रियात्मक रोध है। 4 ऑप्शन रहेगा, चारों लिखते हैं। तो पहला हुआ शारीरिक रोध, दूसरा हुआ शरीर क्रियात्मक रोध, तीसरा होता है कोशिकीय रोध, तीसरा होता है कोशिकीय रोध, या फिर इसको बोलते हैं सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर जो कोशिकीय रोध है, सेलुलर बैरियर जो है, इसमें कुछ कोशिकाएं आती हैं, कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जो कि अगर शरीर में रोगाणु प्रवेश करेगा तो उसको नष्ट कर देंगे, तो वो आता है कोशिकीय रोध। जैसे कि WBC, WBC में कुछ विशिष्ट WBC होते हैं, जैसे कि महाभक्षकाणु, महाभक्षकाणु अंग्रेजी में बोलते हैं मैक्रोफेजेस। तो ये जो है कोशिकीय रोध है। देखो महाभक्षकाणु क्या है, तो महाभक्षकाणु WBC का ही मॉडिफाइड रूप है, मतलब रूपांतरित रूप है। WBC ही समझ रहे हैं, WBC नहीं समझ रहे हैं। WBC क्या है, WBC जो है रक्त में पाया जाने वाला कोशिका है। रक्त में 3 तरह की कोशिकाएं होती हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। तो WBC उसी में की कोशिका है, और WBC ही रूपांतरित होकर क्या बनाता है, मैक्रोफेज बनाता है, महाभक्षकाणु। और जो महाभक्षकाणु है ये क्या करता है कि अगर कोई भी, ये कहाँ पाया जाता है, तो उत्तकों में पाया जाता है, उत्तक में। उत्तक क्या समझते हैं ना, टिश्यू। टिश्यू क्या होता है, कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है। तो उत्तक में पाया जाता है महाभक्षकाणु। अगर कोई भी रोगाणु उत्तक में प्रवेश कर गया तो उसको ये खा जाएगा, नष्ट कर देगा, महाभक्षकाणु। महाभक्षकाणु कोई जो चीज जाएगा उसको भक्षण कर लेगा, नष्ट कर लेगा। तो ये आता है कोशिकीय रोध में। और ये किसका रूपांतरित रूप है, WBC का। तो महाभक्षकाणु हो गया। इसके अलावा PMNL, ये भी WBC का ही रूपांतरित रूप है। फुल फॉर्म होता है पोली मॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। अगर याद हो तो बताया से पहले कि WBC को ही ल्यूकोसाइट कहा जाता है, RBC को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, WBC को ल्यूकोसाइट कहा जाता है, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। तो जो PMNL होता है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ये भी जो है कोशिकीय रोध में आता है। मतलब ये भी शरीर में अगर कोई भी रोगाणु प्रवेश कर जाएगा तो उसको नष्ट कर देगा। तो ये आते हैं कोशिकीय रोध में। चौथा जो है वो है साइटोकाइन रोध। साइटोकाइन रोध, साइटोकाइन बैरियर। इसमें क्या होता है, जैसे ही हमारे किसी कोशिका को कोई विषाणु संक्रमित करता है तो उस कोशिका से एक केमिकल निकलता है, उस केमिकल को बोलते हैं इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन, और जो इंटरफेरॉन है ये जाकर जो आसपास की कोशिकाएं हैं उसको ढक लेती हैं, ताकि वो जो विषाणु है, जो रोगाणु है, वह बाकी कोशिकाओं को संक्रमित नहीं कर पाए। तो इसको बोलते हैं साइटोकाइन रोध। ठीक है, क्या बोल रहे सुन लो कि जैसे ही किसी कोशिका को कोई रोगाणु संक्रमित करेगा तो उस कोशिका से केमिकल निकलेगा। कौन सा केमिकल निकलेगा, इंटरफेरॉन। और इंटरफेरॉन केमिकल जो आसपास की कोशिकाएं हैं उनको जाकर ढक लेगा, ताकि उनको वो विषाणु संक्रमित नहीं कर पाए। तो इसको बोलते हैं साइटोकाइन रोध। तो ये 4 तरह की चीजें इसमें आती हैं, मतलब जो सहज प्रतिरक्षा है उसमें 4 तरह की चीजें हैं। और ध्यान से देखो तो ये चारों जो है वो जन्म के साथ ही रहता है। जब इंसान का जन्म होता है तो क्या उसी में त्वचा नहीं होता है, स्किन नहीं होता है, जी होता तो है। म्यूकस नहीं होता है, होता है। आंसू नहीं होता है, होता है। बच्चा पैदा होते ही रोता है। लार, अच्छा रोता क्यों है, इसके पीछे कारण है। बच्चा पैदा हुआ और रोए नहीं तो मतलब वो अपशकुन है। क्यों अपशकुन है, क्योंकि बच्चा जब माँ के पेट में रहता है तो उस समय जो है वो सांस नहीं ले सकता है, उसका जो फेफड़ा है वो काम नहीं कर रहा होता है। जब वो जन्म लेता है तो जन्म लेते ही उसको सांस लेना पड़ेगा खुद से,
तो उसके लिए उसको लिए रोना जरूरी है। तो जब रोएगा तो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, उससे लंग्स खुलेगा और तब वो सांस लेना शुरू करेगा। अगर वो रोए नहीं तो फिर उसका लंग्स खुलेगा नहीं, तो सांस नहीं ले पाएगा। मतलब ये कारण है रोने का। इसे पता जान लेते हैं रोना जरूरी है। तो आंसू जो है, ठीक है, ये भी जन्म के साथ होता है। लार जो है जन्म के साथ होता है। HCl जो है जन्म के साथ होता है। यहाँ देख लो तो महाभक्षकाणु जो WBC है ये भी जन्म के साथ होते हैं, और जो इंटरफेरॉन है ये भी जन्म के साथ होता है। क्योंकि ये सब जन्म के साथ ही इंसान को मिलते हैं, इसलिए ये सब आते हैं सहज प्रतिरक्षा में, मतलब जन्म के साथ मिलने वाला प्रतिरक्षा। तो दो बात हम बोले थे। पहला बात ये बोले थे कि ये सब जन्म के साथ मिलते हैं। दूसरा बात बोले थे कि ये विशिष्ट नहीं होता है, मतलब किसी एक रोगाणु के लिए नहीं होता है। मान लो त्वचा है तो कोई भी रोगाणु आएगा उसको अपने स्तर पे रोकने का काम करेगा। अब रुके नहीं रुके इसका गलती नहीं है, लेकिन उसको रोकने का प्रयास तो करेगा। म्यूकस भी रोकेगा, आंसू भी रोकेगा, लार भी रोकेगा, HCl भी रोकेगा, WBC भी रोकेगा, ये भी रोकेगा। मतलब ये विशिष्ट नहीं है। लेकिन आगे देखेंगे कि जो उपायुक्त प्रतिरक्षा होता है वो विशिष्ट है, कि वह केवल इसी को रोकेगा, बाकी किसी को नहीं रोकेगा। तो वो विशिष्ट होता है और ये विशिष्ट नहीं होता है। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। देखो ये सब जो है आंसू, लार, ये सब जो है ऑप्शन में आता है। बहुत सिंपल है, याद रखना। बस शारीरिक रोग में आता है त्वचा, म्यूकस। शरीर क्रियात्मक में आता है आंसू, लार, HCl। कोशिकीय रोग में आता है महाभक्षकाणु, PMNL। इसमें आता है इंटरफेरॉन। तो क्या कहते हैं कि प्रतिरक्षा क्या होता है? तो शरीर की वह क्षमता जिसके कारण शरीर रोगाणु से लड़ पाता है उसको क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं। दो तरह का होता है, एक होता है सहज, एक होता है उपार्जित। जन्म के साथ मिलता है उसको बोलते हैं सहज, ये विशिष्ट नहीं होता है। और जो जन्म के बाद में होता है उसको बोलते हैं उपार्जित, वो विशिष्ट होता है ना। फिर क्या देखिए सर्वश्रेष्ठ में 4 तरह के रोध आते हैं। शारीरिक रोध, शरीर क्रियात्मक रोध, कोशिकीय रोध, साइटोकाइन रोध। शारीरिक रोध में त्वचा और म्यूकस आता है। शरीर क्रियात्मक में आंसू, लार और HCl आता है। कोशिकीय रोध में महाभक्षकाणु और PMNL आता है। और साइटोकाइन में इंटरफेरॉन आता है। ठीक है, इसको नोट कर लो।